नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन चैप्टर साइंस का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट लेकर आया हूं। इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, उन सबको हमने एक पॉइंट्स के फॉर्म में, एक नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। क्योंकि साइंस को समझाना पड़ता है, इसलिए पूरे चैप्टर को हमने पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्ट कर लिया है नोट्स के फॉर्म में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये नोट्स बहुत सारे टीचरों के एडवाइस पर, जो साइंस के टीचर हैं, जो कई कई सालों से पढ़ा रहे हैं, जो बोर्ड का एग्जाम चेक करते हैं, उनके एडवाइस पर बहुत सारे टीचरों की टीम ने बनाया है। तो इसके अंदर हमने सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी प्रकार का पेपर आपका आए, आप हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। और आप देखोगे मेरा प्रीवियस ईयर का रिजल्ट जो मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल भी रखा है, तो आप चेक करोगे कि बहुत अच्छे नंबर इन बच्चों ने स्कोर किए हैं इन्हीं नोट्स के बेस पर। तो अगर आप इन नोट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करते हो तो ये नंबर आपके भी बहुत इजी तरीके से आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स के फॉर्म में। वन बाय वन मैं आपको पूरा चैप्टर स्टार्ट करवाता हूं। पहला जो आपको फर्स्ट पॉइंट याद करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि किसी एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो कम से कम 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। दे आर सोर इन टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, यानी खट्टे होते हैं। जितने भी चीज जो जिनका टेस्ट सोर होगा, यानी जिनका टेस्ट खट्टा होगा, वो उन सब में एसिड पाया जाता है। तो दीज आर सोर इन टेस्ट, इनका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है। सेकेंड, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। आपके साइंस लैब में जरूर लिटमस पेपर होगा, तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड प्रॉपर्टीज है एसिड का। थर्ड, दे गिव H प्लस आयन। अब ये H प्लस आयन क्या होता है ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, अभी आप याद कर लेना। दे गिव H प्लस आयन, ये H प्लस आयन देते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में। यानी किसी एसिड को अगर एक्वस सोल्यूशन में डाला जाए तो ये H प्लस आयन को रिलीज करते हैं। एंड फोर्थ, एसिड कोरोड मेटल। जो एसिड होते हैं वो मेटल को कोरोड कर सकते हैं। कोरोजन आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में आपको समझाया था। तो किसी भी एसिड की बच्चों 4 प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, दे आर सोर इन टेस्ट। इनका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये H प्लस आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और ये मेटल को कोरोड कर सकते हैं। अगर आप में एग्जाम्पल पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि भाई एग्जाम्पल बताओ एसिड के, तो आप HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और H2SO4 इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये 2 बेहतरीन आप एग्जाम्पल दे सकते हो एसिड का। और अगर रियल लाइफ में देखो एसिड का एग्जांपल, तो लेमन का एग्जांपल ले सकते हो। आपको पता है लेमन का टेस्ट सॉर होता है, तो उसके अंदर एसिड पाया जाता है। कर्ड का एग्जांपल ले सकते हो, दही का एग्जांपल ले सकते हो, खट्टा होता है तो इसके अंदर भी एसिड है। ऑरेंज का एग्जांपल ले सकते हो, ऑरेंज का टेस्ट भी सॉर होता है तो इसके अंदर भी एसिड है। तो ये तो हो गए साइंटिफिक एसिड, और ये नेचुरल एसिड है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए। नेचुरल लाइफ, अगर आपसे रियल लाइफ का एग्जाम्पल पूछे तो ये दे देना, और अगर साइंटिफिक एग्जांपल आप लिखना चाहो तो ये एग्जांपल लिख सकते हो। ये सभी एसिड के एग्जांपल्स में आएंगे। नाउ पॉइंट नंबर 2 आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, कि किसी बेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो कम से कम 4 प्रॉपर्टीज आप बेस का भी याद कर लेना। फर्स्ट, दीज आर बिटर इन टेस्ट। इनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है। दीज आर बिटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट बिटर होता है। सेकेंड, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एसिड ने क्या किया था? तो एसिड ने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट किया था, और बेस क्या कर रहा है? इट कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। थर्ड, दे गिव OH नेगेटिव आयन। जी हां, दे गिव OH नेगेटिव आयन। ये OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, किसी एक्वस सोल्यूशन के अंदर। मींस वाटर के साथ अगर इसको मिक्स करें तो ये OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। एसिड ने H प्लस आयन रिलीज किया था, बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
जो बेस होता है बच्चों, तो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 4 प्रॉपर्टीज आप कम से कम बेस का याद कर लो। फर्स्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट बिटर होता है। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं किसी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। इनके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, बट आप एक या दो याद कर लेना, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na आपको याद होगा, 9th क्लास में पढ़ा था। Na मीन सोडियम, और OH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप लेना चाहो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट एक या दो एग्जाम्पल बहुत होते हैं। तो NaOH और KOH ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो बेस के लिए। क्लियर है? नाउ थर्ड पॉइंट आता है इंडिकेटर्स। व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर होते कौन है, किसे बोलते हैं साइंस में इंडिकेटर्स? तो दीज आर द सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंस होते हैं विच चेंजेस देयर कलर, जिनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। दीज आर द सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं विच चेंज देयर कलर, जिनका कलर चेंज होता है, और स्मेल, या उनका स्मेल चेंज हो जाता है इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस के अंदर से मिलाने पर। कहने का मतलब इंडिकेटर बच्चों वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर किसी एसिड या बेस में मिला दिया जाए, किसी एसिड या किसी बेस के साथ इसको मिला दिया जाए। जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जब किसी एसिड या बेस के साथ मिक्स होते हैं, तो ये या तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं या इनका स्मेल चेंज हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड या बेस में मिलने के बाद, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड या बेस में मिलने के बाद चेंज कर लेते हैं अपना कलर या स्मेल, इनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्लियर हो गया? पहले पेज जल्दी से रिवाइज कर देते हैं, फिर फर्स्ट पेज का नोट्स खत्म हो जाएगा। एसिड की 4 प्रॉपर्टीज होती है। दे आर सॉर इन टेस्ट, इनका टेस्ट सॉर होता है। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये H+ आयन रिलीज करते हैं एक्वा सोल्यूशन में। एसिड का नेचर कोरोड होता है, मेटल को कोरोड कर देता है। एग्जाम्पल है HCl और H2SO4। बेस की प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो ये बिटर होते हैं टेस्ट में। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं किसी एक्वा सोल्यूशन के अंदर, और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जाम्पल है NaOH और KOH। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो या किसी एसिड के या बेस के साथ मिक्स हो जाए तो ये अपना कलर या स्मेल चेंज कर लेते हैं, तो इनको इंडिकेटर कहा जाता है। तो ये फर्स्ट पेज का नोट था, ठीक है बेटा। नाउ सेकेंड पेज पे आते हैं, अगला नोट्स पॉइंट नंबर 4। अभी भी मैंने आपको समझाया था इंडिकेटर वो सब्सटेंस जो एसिड या बेस के साथ मिक्स कर अपना कलर या स्मेल चेंज कर लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में आए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, कि इंडिकेटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सो दे आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। एंड इंडिकेटर को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दे आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब मैं इन तीनों इंडिकेटर्स को 1 बाय 1 करके आपको समझाने वाला हूं विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले आता है नेचुरल इंडिकेटर। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर, ऐसे इंडिकेटर जो हमने नेचर से मिला है, इन प्लांट्स, और वो हमने प्लांट से प्राप्त किया है, आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। इनको नेचुरल इंडिकेटर बोला जाता है। दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, ऐसे इंडिकेटर जो नेचर में पाया जाता है प्लांट्स के फॉर्म में, इन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल लिटमस पेपर एंड टर्मरिक, ये 2 बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो नेचुरल इंडिकेटर के लिए। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो नेचर में पाया जाता है प्लांट्स के फॉर्म में, इन्हें नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। और 2 इसके बेहतरीन एग्जाम्पल आप ले सकते हो लिटमस पेपर एंड टर्मरिक। अगर लिटमस पेपर को एसिड में मिक्स करोगे तो ये रेड कलर देगा, और अगर लिटमस पेपर को बेस के में मिक्स करोगे तो ये ब्लू कलर देगा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसे ही टर्मरिक, अगर टर्मरिक को एसिड के अंदर डालोगे आप तो इसका कलर येलो होगा, और अगर टर्मरिक को बेस में मिक्स करोगे तो इसका कलर रेड होगा। क्लियर हो गया? तो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर नेचुरल इंडिकेटर। तो अगर पेपर में नेचुरल इंडिकेटर के बारे में आता है तो ये डेफिनेशन लिखना है और ये आपको एग्जांपल देना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। नाउ व्हाट इज सिंथेटिक इंडिकेटर?
कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। मैन मेड इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर जो मैन मेड है, जिसे ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। मैन मेड इंडिकेटर आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। जो मैन मेड इंडिकेटर होते हैं इनको सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाता है। इसके भी दो बेहतरीन एग्जांपल है। फर्स्ट, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, अगर मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड के साथ मिक्स करोगे तो ये रेड कलर देता है, और अगर मिथाइल ऑरेंज को बेस के साथ मिक्स करोगे तो ये येलो कलर देता है। ऐसे ही फिनॉल फेथलीन एक और सिंथेटिक इंडिकेटर है, फिनॉल फेथलीन। अगर आप फिनॉल फेथलीन को एसिड के साथ मिक्स करोगे तो ये कलरलेस हो जाता है, और अगर फिनॉल फेथलीन को बेस के साथ मिक्स करोगे तो ये वॉयलेट कलर देता है। तो दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर। मैन मेड इंडिकेटर जिसे ह्यूमन बीइंग ने बनाया है उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। और दो बेस्ट एग्जांपल है इसके, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल फेथलीन। दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर। नाउ लास्ट, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। व्हाट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर? These substances have different odor in acid and base medium. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके डिफरेंट ओडोर, ओडोर मीन्स स्मेल, उनका जो गंध होता है। तो दीज सब्सटेंसेस, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका डिफरेंट ओडोर होता है, स्मेल होता है इन एसिड और बेस में। इट मीन्स अगर हम इन सब्सटेंसों को किसी एसिड या बेस में डाल देना तो इनका जो ओडोर है, स्मेल है, वो चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सब्सटेंस है ए, अगर आपने इसको एसिड में डाल दिया और अगर इसका स्मेल चेंज हो जाए, अगर आपने ए सब्सटेंस को एसिड में डाला और इसका ओडोर, स्मेल चेंज हो जाए, तो इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे। ऐसे मान लो बी है कोई सब्सटेंस और उसको मैंने बेस के साथ मिक्स करा, और बी को अगर बेस के साथ मिक्स करने पर इसका स्मेल बदल गया तो इसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका डिफरेंट ओडोर होता है, स्मेल होता है इन एसिड और बेस मीडियम में, उनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है। तो ये इस पेज के थे, जल्दी मैं इनको रिवाइज करा देता हूं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर, ऐसे इंडिकेटर जो नेचर में पाए जाता है इन प्लांट्स के फॉर्म में, इन्हें नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे लिटमस पेपर एंड टर्मरिक। लिटमस पेपर को एसिड के साथ मिलाओगे रेड कलर होगा, लिटमस पेपर को बेस के साथ मिलाओगे ब्लू कलर होगा। टर्मरिक को एसिड के साथ मिक्स करेंगे येलो कलर होगा, टर्मरिक को बेस के साथ मिक्स करेंगे रेड कलर होगा। सिंथेटिक इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर। मैन मेड इंडिकेटर जो होते हैं इनको सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं, जैसे मेथाइल ऑरेंज और फिनॉल फेथलीन। अगर आप मेथाइल ऑरेंज को एसिड के साथ मिलाओगे तो रेड कलर देगा, और अगर मेथाइल ऑरेंज को बेस के साथ मिक्स करोगे तो येलो कलर मिलेगा। ऐसे फिनॉल फेथलीन को एसिड के साथ मिलाओगे तो ये कलरलेस हो जाता है, और मेथाइल ऑरेंज को फिनॉल फेथलीन को अगर बेस के साथ मिक्स करेंगे तो वॉयलेट कलर मिलेगा। लास्ट मैंने आपको बताया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका डिफरेंट ओडोर होता है एसिड और बेस में, तो उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 7 तक जो था, अभी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ये इस वाले पेज पर था। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो अभी आपने पढ़ा उसके एग्जाम्पल। तो 2 एग्जाम्पल आप बेहतरीन ले सकते हो, एक वेनिला और एक क्लोव ऑयल। जी हाँ, वैसे अनियन भी ले सकते हो, आपके बुक में अनियन भी दिया हुआ है, बट यहां पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, वेनिला और क्लोव ऑयल। अगर आप वेनिला को एसिड के साथ मिक्स करोगे तो उसका ओडोर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर वेनिला को बेस के साथ मिक्स करोगे तो इसका ओडोर जो है वो खत्म हो जाएगा। ओडोर आएगी मतलब स्मेल इसकी आएगी ही नहीं। वेनिला को एसिड के साथ मिक्स करोगे तो इसका ओडोर इंक्रीज हो जाता है, और बेस के साथ मिक्स करोगे तो इसका ओडोर जो है वो चला जाता है। ऐसे क्लोव ऑयल को अगर एसिड के साथ मिक्स करोगे तो इसका स्मेल इंक्रीज हो जाएगा, और अगर क्लोव ऑयल को बेस के साथ मिक्स करोगे तो इसका स्मेल डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वैसे पेपर में एग्जाम्पल ही आता है, ये सब चीजें बहुत कम पूछा जाता है, बट एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कोई भरोसा नहीं क्या आ जाए। तो ये 2 एग्जाम्पल थे, वेनिला एंड क्लोव ऑयल, और एसिड और बेस के साथ इनका क्या बिहेवियर होता है ये मैंने आपको बताया। नाउ पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो यहां पे आपको रिएक्शन याद करना है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये 2 चीज प्रोडक्ट बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मैं फिर रिपीट कर देता हूं,
ये फॉर्मूले की तरह आपको याद करना पड़ेगा। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एग्जाम्पल देखिए, हमने एग्जाम्पल ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक एसिड है और जिंक एक मेटल है। एसिड की जगह हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, मेटल की जगह हमने जिंक लिया है। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक को आप मिलाओगे तो आपको मिलेगा जिंक सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है। आपने एसिड लिया, आपने मेटल लिया, दोनों को मिक्स किया तो आपको मिला जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और ये इसका एग्जाम्पल था। ऐसे ही रिएक्शन बिटवीन बेस एंड मेटल, अगर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा। तो आपको याद रखना है, व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल, जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस अगेन। व्हेन अ बेस रिएक्ट विद मेटल, जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने आपके लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, और मेटल सेम लिया जिंक, जिंक इज अ मेटल। तो जब रिएक्शन होगी तो आपका बनेगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट विच इज अ सॉल्ट, सोडियम जिंकेट विच इज अ सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो अगर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर जाए तो इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, और ये इनका एग्जाम्पल था कि जब सोडियम को जिंक के साथ रिएक्ट करा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। अब यहां पर एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे होती है। जैसे आपने देखा कि यहां भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और यहां भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो पता कैसे चला कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। तो इसका टेस्टिंग होता है, बुक में एक्टिविटी दिया हुआ आपके बुक में, वो पढ़ लेना आप, बट आपके एग्जाम के पर्पज के लिए यही याद करना है, टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल। आपको क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल लेना है, जलता हुआ कैंडल लेना है नियर गैस, और जब ये रिएक्शन होगा तो वहां पर ये कैंडल को आपको रखना है उसके पास में, रिएक्शन के पास में। गैस बबल इट बस्ट विद पॉप साउंड, तो आप देखोगे कि जैसे ही आप कैंडल को पास में ले जाओगे ना रिएक्शन के, तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज का टेस्टिंग करना है तो आपको एक लेना पड़ेगा बर्निंग कैंडल, जलता हुआ कैंडल, और रिएक्शन के पास आप ले जाओ। तो जैसे आप रिएक्शन के पास ले जाओगे जलते हुए कैंडल को, तो इसमें आप बर्स्ट साउंड आएगा, उसमें पॉप साउंड रिलीज करेगा। पॉप साउंड आपने देखा होगा, छोटे छोटे आजकल पॉप आते हैं दिवाली के टाइम पे, तो पॉप साउंड रिलीज करता है। ये पॉप साउंड जो है ये इंडिकेट करता है कि इन दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे भी पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए आता है कि एक बर्निंग कैंडल ले लो और इन रिएक्शन के पास वो बंडल कैंडल को रख दो, तो आप देखोगे कि पॉप साउंड प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो पॉप साउंड इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई है। नाउ एक और रिएक्शन की ओर आते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड। जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या होता है। तो रिएक्शन आपको याद रखना है, व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो इट प्रोड्यूस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगेन मैं रिपीट करता हूं, देखिए एक है मेटल कार्बोनेट, आपको ये चीज याद रखना है फॉर्मूले के तौर पे, जैसे मैथ के फॉर्मूले होते थे ना, वैसे साइंस के फॉर्मूले समझ लो आप। व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां हमने लिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, क्यों, क्योंकि सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है, और कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3, तो ये मेटल कार्बोनेट हो गया। दिस इज द मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, और रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये मेटल कार्बोनेट है और ये एसिड है। तो जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनाएगा। तो एक सिंपल तरीका क्या है कि जब आपको पता है कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनाता है,
तो पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लिख लो एज इट इज फॉर्मूले में, जैसे है वैसे ही लिख लो। अब उसके बाद देखो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो चला गया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहां से हटा दोगे ना सारा, तो आप देखोगे आपके पास केवल कुछ चीज बचेगी। जैसे एक ये कहीं नहीं लिखा, देखो Na, और देखो Cl कहीं यूज नहीं हुआ इनमें से, तो एक Na बचा और लास्ट वाला Cl बचा। तो NaCl जो बच गया वो हमारा सॉल्ट होगा, NaCl। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक होते हैं ताकि याद हो जाए आपके एग्जाम के लिए। क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाहता हूं? भाई एक तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला फिक्स है, वाटर का फॉर्मूला फिक्स है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के जो भी फॉर्मूले चीजें आती है COHO सब हटा दो। अब देखोगे इन दोनों में बचा क्या। तो पहले फॉर्मूले में केवल Na का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ, यहां देखियो, और Cl का भी इस्तेमाल आपने कहीं भी नहीं करा। तो एक Na और एक Cl जो बच जाएगा वो हमारा सॉल्ट होगा। तो रटने से बेहतर है कि आप ट्रिक को समझो। पहला लास्ट वाले के साथ जाएगा हमेशा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना वो लास्ट एलिमेंट के साथ हमेशा जाता है। फर्स्ट चैप्टर में आपको समझाया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो NaCl ये आपका सॉल्ट है, ये सॉल्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर। तो रटने से बेहतर है ट्रिक को समझो, ठीक है। तो ये आपका जो है पेज नंबर 3 था। एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले मैंने इस पेज पे आपको बताया कि हमारे पास दो एग्जांपल हैं आपके पास ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स के, वेनिला एंड क्लोव ऑयल। ये एग्जांपल है ऑल फैक्टर इंडिकेटर के। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल लिया मैंने कि सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ऐसे ही कोई बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सेम चीज होती है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। यहां भी मैंने एक बेस लिया और एक मेटल लिया, तो सोडियम जिंकेट यानी एक सॉल्ट और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। हमें अगर हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करनी है, तो अगर हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करनी है आपको, तो एक बर्निंग कैंडल लेना पड़ेगा और उसको ले जाना पड़ेगा गैस के पास में, रिएक्शन के पास में। तो जैसे आप पास ले जाओगे ये बर्स्ट फूटेगा और पॉप साउंड रिलीज करेगा। तो पॉप साउंड रिलीज करना ही इंडिकेटर होता है हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस के लिए। अगर कोई मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करे एसिड के साथ तो क्या होगा? When metal carbonate react with acid, it produce salt, carbon dioxide and water. मैंने एक एग्जांपल लिया कि भी मेटल है और ये कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो डायरेक्ट लिख दोगे आप। फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट के साथ मिक्स कर देना तो NaCl ये सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पेज नंबर 3 जो था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। अगले पेज पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 12। अगर आपके एग्जाम में आता है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद बेस, अगर कोई मेटल कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा? व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद बेस, तो याद रखना मेटल कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मेटल कार्बोनेट खुद भी एक बेस ही होता है। तो आंसर आएगा नो रिएक्शन। व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद बेस, तो मेटल कार्बोनेट बेस के साथ बच्चों रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन आएगा। वाई आप पूछोगे क्यों? बिकॉज मेटल कार्बोनेट इज ऑल्सो अ बेस। तो बेस के साथ थोड़ी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई मेटल कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यहां पर नो रिएक्शन आपको लिखना है। नाउ अगला आता है रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत बड़ा नाम है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी यहां पे मेटल भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और कार्बोनेट भी होगा। तो जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करे किसी एसिड के साथ तो क्या होगा? तो यहां पर आपको फॉर्मूला याद करना है। व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है सो इट प्रोड्यूस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid, it forms salt, carbon dioxide and water. हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान से देखिए, सोडियम एक मेटल है, ये एक हाइड्रोजन है और ये एक कार्बोनेट है। ऊपर हमने क्या लिखा था? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मींस मेटल भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए और कार्बोनेट भी होना चाहिए। तो सोडियम एक मेटल है, हाइड्रोजन आपको दिख ही रहा है और कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3। सो इट इज अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड है। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो फिक्स है।
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो फिक्स है। अब देखिए पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे Na और लास्ट में कौन है Cl। तो इन दोनों को आप साथ में लिख सकते हो, Na और Cl। तो NaCl जो होगा वो आपका सॉल्ट होगा। ठीक है, रटना नहीं है, चीजों को, ट्रिक को समझिए, क्योंकि पेपर में आप याद नहीं रख पाओगे। तो ट्रिक को समझ लो कि फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट के साथ मिक्स हो जाएगा, तो NaCl यहां लिख दो और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 13 जिसमें हमने सीखा कि व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कर जाए एसिड के साथ तो ये तीन चीज बनाएगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो हमने एग्जांपल में देखा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सॉल्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ पॉइंट नंबर 14 पे आते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद बेस। अगर कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करे बेस के साथ तो क्या होगा, व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बन, अभी आपने क्या पढ़ा था, मेटल हाइड्रोजन कार्बन एसिड के साथ, अब क्या पढ़ोगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बन बेस के साथ। तो आंसर आएगा नो रिएक्शन। अब आप कहोगे नो रिएक्शन क्यों, बिकॉज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एसिड। इसका जो नेचर होता है वो, सॉरी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो इसका नेचर होता है वो बेस नेचर होता है, और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आपके एग्जाम में आए, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कई बार कि भाई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो आंसर दोगे नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होता। अगर पूछा जाए क्यों नहीं होगा, बिकॉज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ बेस, और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया। नाउ यहां पर आपके बुक में फिर से एक एक्टिविटी दे रखा था कि मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूं अपने नोट्स में, चाहे वो एक्टिविटी के बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, केस स्टडी हो, सब कुछ इंक्लूड करता हूं। तो यहां पे आपके बुक में एक एक्टिविटी है, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे करोगे, क्योंकि आप देखिए इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड आया था। अभी इससे पहले मैंने रिएक्शन बताया था पिछले वाले पेज पर, मैं ले आता हूं आपके लिए। देखिए यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड आया था, अब यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो इसकी टेस्टिंग कैसे करोगे कि वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कार्बन डाइऑक्साइड का पता कैसे चलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पता करने के लिए कम से कम दो चीजें हम कर सकते हैं। क्या, इनमें से पहला पॉइंट जो है वो चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लाइम वाटर लीजिए, लाइम वाटर याद है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन लाइम वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है। याद मैंने एक टॉपिक लाया था व्हाइट वॉशिंग चैप्टर 1 में, आप जाके वीडियो देखिए मेरा, चैप्टर 1 का व्हाइट वॉशिंग एक टॉपिक होगा, उसमें ये चीज सेम एज इट इज लिया था मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है तो किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कर क्या रहे थे, हम कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कर रहे थे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे होगी कि हमने यूज किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कन्वर्ट क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, किसकी वजह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित था। एक और तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का कि इस कैल्शियम कार्बोनेट में और ज्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दो, एक्सेस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दिया और ज्यादा वाटर मिक्स कर दिया, तो ये कलरलेस हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि कलरलेस हो जाएगा, कलर बचेगा नहीं, पानी जैसा हो जाएगा ये एकदम। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने का दूसरा तरीका है। तो अगर आपके एग्जाम में आता है भाई टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे होती है, तो देयर आर 2 वेज ऑफ टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्टिंग करने के कम से कम 2 मेथड है हमारे पास। फर्स्ट कि हम लाइम वाटर ले लें, लाइम वाटर को रिएक्ट करें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो व्हेन लाइम वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, जो हम पहले ही चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर मिल्की होता है। नाउ एक और तरीका है कि इस कैल्शियम कार्बोनेट में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दो, तो अगर एक्सेस रिलीज कर दोगे ना कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में वाटर, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा मिक्स हो गया तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा जो कि कलरलेस हो जाएगा, बिल्कुल वाटर जैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्टिंग के 2 मेथड आपके दिए हुए हैं। नाउ ये पेज खत्म हो रहा है तो एक बार रिवाइज कराता हूं जल्दी से। मैंने आपको इस पेज में पढ़ाया कि जब मेटल कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि मेटल कार्बोनेट बेस ही नेचर का होता है और बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो 3 चीज बनाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एग्जांपल मैंने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज कर रहा है। ये तो आपको याद रहेगा, फर्स्ट और लास्ट लिख देना, ये सॉल्ट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है बेस के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एज अ बेस और बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्टिंग के 2 मेथड है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट को मतलब लाइम वाटर को आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दो तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की हो जाना चाहिए, वाटर रिलीज होना चाहिए। अगर ये चीज बनता है तो यस कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था। या फिर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड मिला दो तो ये कलरलेस हो जाएगा। अगर ये कलरलेस हो जाए तो यस एक और इंडिकेटर है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था। ठीक है, तो ये पेज पे खत्म हो गया आपका पॉइंट नंबर 15। ये पॉइंट नंबर 15 था। आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट करते जाना, नोट्स को बनाते हुए चलो। अपने हाथ से बने हुए नोट्स हमेशा जीवन में काम आएंगे, ये ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 16 शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 16 हमारा है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन का नाम है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करे तो उस रिएक्शन को बच्चों के स्पेशल नाम दिया गया जिसका नाम रखा गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म करता है और बेसिस एसिड को इफेक्ट को खत्म करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ एग्जाम में क्या लिखोगे आप? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, क्योंकि एक दूसरे के पावर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ये, इसलिए ये सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं और इसलिए इसका नाम रखा गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। हमने एक एसिड ले लिया, एक बेस ले लिया और रिजल्ट क्या मिला? सॉल्ट एंड वाटर। ये एक एसिड है, HCl एक एसिड है, NaOH आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड शुरू में बताया था, बेस है। तो एसिड एंड बेस क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अगर कोई मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा? रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, तो आपको याद रखना है फॉर्मूले के तौर पर, व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये बिल्कुल फॉर्मूले की तरह है, मैथ्स में फॉर्मूला होता है ना, उसी तरह से आपको साइंस के फॉर्मूले याद करने हैं केमिस्ट्री के अंदर, कि जब मेटेलिक ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और हर किसी का एक एग्जांपल जरूर याद करना है। हमने मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है जो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? तो सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो कैल्शियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट है और ये वाटर है। तो जब कोई मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करे तो इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये मेटेलिक ऑक्साइड है, ये एसिड है, तो जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। नाउ अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे आपने पढ़ा था ना मेटेलिक ऑक्साइड, ऐसे होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये थे मेटेलिक ऑक्साइड और ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो बिल्कुल फॉर्मूले की तरह आपको याद रखना है, व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस,
जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म अगेन सॉल्ट एंड वाटर। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आपने ले लिया यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, आपने लिया कार्बन डाइऑक्साइड और लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक आपने ले लिया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एक आपने ले लिया बेस। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है और वाटर। तो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों तो वो सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस रिएक्शन से हमें पता लगता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है ना ये बेस नेचर का होता है। दोबारा बताता हूं मैं, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड? सो द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इज अ बेस। फिर आपसे पूछेगा व्हाई मेटेलिक ऑक्साइड बेस क्यों है? बिकॉज व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एंड सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है? जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है। सॉल्ट एंड वाटर अभी आपने पढ़ा था ना, सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है? जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करे। तो सॉल्ट एंड वाटर तो यहां बन रहा है, तो एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा? किसी बेस के साथ। दैट्स वाई मेटेलिक ऑक्साइड इज अ बेस। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेस होता है। यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर एसिड होता है। व्हाई? बिकॉज एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आप देख सकते हो यहां सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। एंड सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है? जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिड। याद रहेगा, मेटेलिक ऑक्साइड इज अ बेस बट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एन एसिड। ठीक है। नाउ अब रिएक्शन यहां पर खत्म होता है। रिएक्शन के बाद आगे के टॉपिक आते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपके बुक में हेडिंग भी है ये, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन? सारे एसिड में और सारे बेसिस में कॉमन क्या है? अगर हम सारे एसिड के नाम लिख दें और सारे बेस के नाम लिख दें तो सभी एसिड में और सभी बेस में कॉमन क्या है? एसिड के अंदर ऑल एसिड हैव H प्लस आयन। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। सभी एसिड में H प्लस आयन्स होते हैं जबकि सभी बेस में OH नेगेटिव आयन्स होते हैं। तो सभी एसिड में कॉमन होते हैं H प्लस आयन और सभी बेस में कॉमन होते हैं OH नेगेटिव आयन। नाउ इस पेज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 16 में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। HCl एक एसिड है, NOH बेस है और NaCl एक सॉल्ट है और H2O वाटर है। तो ये एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया बच्चों कि मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो यहां मैंने आपको बताया कि मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है। बिकॉज मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेस होता है और बेस एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर ही बना सकता है। एग्जाम्पल मैंने लिया था मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड का, जो कि सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो व्हेन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस इट ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बिकॉज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एन एसिड। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है उनका नेचर एसिडिक होता है और एसिडिक बेस के साथ मिलकर हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया था नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस का। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सभी एसिड में और सभी बेस में क्या कॉमन होता है। तो यहां पे आपने जाना फर्स्ट पॉइंट में कि सभी एसिड में H प्लस आयन होता है, सभी एसिड के अंदर H प्लस आयन होता है और सभी बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन होता है। हालांकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये पेज जो था वो आपका पॉइंट नंबर 19 का पहला पार्ट यहां पर कंप्लीट हुआ था। उसके बाद एक पॉइंट आप और याद कर सकते हो, जो H प्लस आयन है जो सभी एसिड में पाया जाता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। अगर आपसे पूछा जाए ना
कि एसिड का नेचर एसिडिक क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। एसिड का नेचर एसिडिक प्रॉपर्टीज क्यों होता है, क्योंकि उसमें H प्लस आयन होता है। ऐसे ही OH नेगेटिव आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। जो बेस होते हैं उनका बेसिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि उनमें OH नेगेटिव आयन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किसी बेस का नेचर बेसिक क्यों है, तो आप बताओगे ड्यू टू OH नेगेटिव आयन। और एसिड का नेचर एसिडिक क्यों है, तो ड्यू टू H प्लस आयन। ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 20 ले आता हूं मैं कि एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, कि जब एसिड को या बेस को वाटर के साथ हम मिक्स करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, पहले हम जानेंगे एसिड के बारे में। आपको याद होगा कि हर एक एसिड के अंदर H प्लस आयन होता है, याद होगा आपको। और जब आप इसे वाटर के साथ मिलाओगे, इट मीन्स आप H प्लस आयन को वाटर के साथ जब मिक्स करोगे तो आपके पास एक नया आयन आएगा। इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। किसी भी एसिड में H प्लस तो होगा, क्योंकि हमने पहले जाना था। तो H प्लस आयन को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एक नया आयन जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। यहां हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक एसिड ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने मिक्स किया उसको वाटर के साथ। तो इस HCl में H प्लस आयन तो होगा ही, क्योंकि एसिड है तो H प्लस आयन होगा। और आप इसे मिक्स करो वाटर के साथ तो यह हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो अब हाइड्रोनियम आयन को ध्यान से देखिए, H2 ये रहा और H ये रहा, तो H तो 3 हो जाएगा और O है ही, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि H3O प्लस बनता है। तो ये वाला H और H2O पूरा ये वाला, ये तो एक साथ हो गए। अब आपके पास बचा क्या, तो केवल एक चीज बची, वो है Cl, क्लोरीन। तो क्लोरीन हम अलग से लिख देंगे। तो कोई भी एसिड जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। यहां पे हमने एग्जांपल समझा कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम अलग से लिख देंगे। यहां पे लिखा हुआ भी है व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर, जब एसिड को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन। तो यह हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। तो यही चीज आपको याद रखना है कि जब कोई H प्लस आयन, इट मीन एसिड, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यह हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। ठीक है। तो ये चीज एसिड के साथ आपको याद रखना है। नाउ बेस के साथ याद करना है। कोई भी बेस जब वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। कोई भी बेस जब वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। एग्जाम्पल देखिए, हमने एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको याद होगा ये एक बेस था। तो हमने यहां पे एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर का फॉर्मूला हम जानते हैं H2O। तो यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन आपको अलग करना है। हाइड्रोक्साइड आयन को आपको बिल्कुल अलग लिख देना है। ठीक है। और जो बच जाएगा मेटल उसको अलग लिखना है। तो ये चीज याद रखनी है कि व्हेन बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, जब बेस डिसॉल्व होता है वाटर में, इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन। तो यह हाइड्रोनियम आयन, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन, यह हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है। तो यहां पर इस पॉइंट से हमें क्लियर हो गया कि कोई भी एसिड जब वाटर के साथ मिक्स होगा या डिसॉल्व होगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और कोई भी बेस जब वाटर के साथ डिसॉल्व होगा तो वो हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। लिखा हुआ भी यहां पर व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर, जब बेस डिसॉल्व होता है वाटर में तो इट गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है। तो आई थिंक आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कोई भी एसिड जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, कोई भी बेस जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। पॉइंट नंबर 21 पे आ चुके हम। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो वैज्ञानिकों ने क्या करा बच्चों कि बहुत सारे इंडिकेटर को ना मिक्स कर दिया, आपस में मिला दिया। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे इंडिकेटर थे, आपको याद होगा हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर है, ऑल फैक्टर इंडिकेटर है, ऑलरेडी बहुत टाइप के इंडिकेटर थे। तो हमें एक ऐसे इंडिकेटर की नीड थी जो ये भी बता सके कि अगर वो एसिड है तो कितना ज्यादा एसिडिक है, और बेस है तो कितना ज्यादा बेसिक है। तो इसके लिए हमने एक नया इंडिकेटर तैयार करा जिसका नाम रखा गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अगर आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर,
तो ये मार्किंग स्कीम के हिसाब से आप ये लिखोगे, इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, यानी बहुत सारे इंडिकेटर को आप मिला दोगे तो एक नया इंडिकेटर तैयार होगा जिसका नाम रखा गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। अब ये बताता कैसे है चीजों को, भाई कोई एसिडिक है, बेस है, या कितना एसिडिक है, कितना बेस है, तो कलर के हिसाब से अलग अलग एसिड में इसके अलग अलग कलर होंगे, अलग अलग बेस में इसके अलग अलग कलर होंगे। तो ये कलर के हिसाब से बताता है कि कोई चीज कितना एसिडिक है या कोई चीज कितना बेसिक है। इट शो डिफरेंट कलर, ये डिफरेंट कलर शो करेगा एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन पर ये अलग अलग कलर शो करेगा ऑफ H प्लस आयन। जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा ना, उसके हिसाब से कलर शो करेगा। मान लीजिए कि H प्लस आयन का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है तो ये रेड शो करेगा। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन थोड़ा कम है तो हल्का सा पिंक हो जाएगा। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और कम है तो हल्का सा येलो हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये कलर शो करता है, जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेशन ये शो करेगा। यानी H प्लस आयन का जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उसी के हिसाब से, कलर के हिसाब से बताता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। जो हम अभी पीएच स्केल में पढ़ेंगे तो शायद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? व्हाट इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। सेकेंड, इट शो डिफरेंट कलर, ये डिफरेंट कलर शो करता है एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन के कंसंट्रेशन के हिसाब से ये डिफरेंट कलर शो करता है इन द सॉल्यूशन के अंदर। सो आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर ये लिखना है, ये मार्किंग स्कीम के हिसाब से है। नाउ अब इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर का पार्ट होता है पीएच स्केल, और पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने। सोरेनसन साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। तो पीएच की फुल फॉर्म क्या है पहले जान लीजिए। यहां पर पी जो होता है वो एक जर्मन वर्ड होता है प्रोटेंज, एक जर्मन वर्ड होता है बच्चों प्रोटेंज, और प्रोटेंज का मतलब होता है पावर। ठीक है, एक जर्मन वर्ड है पी प्रोटेंज, और प्रोटेंज का मतलब होता है पावर, और एच यहां पे डिनोट करता है हाइड्रोजन को। तो हम सिंपल वे में याद रखते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पी फॉर पावर और एच फॉर हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, फिलहाल अगर आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज अ पीएच स्केल, भाई पीएच स्केल होता क्या है, तो आप इसको डिफाइन करोगे, इट फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताता है इन अ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन में ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को बताता है। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो फाइंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करता है कि कितना ज्यादा H प्लस आयन है या कितना कम H प्लस आयन है। तो ये फाइंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को किसी सॉल्यूशन में। किसी सॉल्यूशन में जब हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करना हो तो हमें पीएच स्केल की नीड होती है। अब इस स्केल में आपको ध्यान रखना है, शायद आपने पढ़ भी रखा होगा कि ऐसा होता है कि 0 से 14 यहां पर स्केल होते हैं। 0 से शुरू होता है, 14 पे खत्म होता है, बीच में 7 है। अब 7 से कम जो होगा, अगर पीएच किसी के 7 से कम आ रही है तो वो एसिड है, हम बोलेंगे वो एसिड है। अगर किसी का पीएच 7 से लेस देन है, 7 से कम है, तो हम बोलते हैं वो एसिडिक है। अगर किसी का पीएच 7 से ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं कि बेस है। ठीक है, और अगर किसी का पीएच एग्जैक्ट 7 है तो वो न्यूट्रल है, उसे न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे जो ड्रिंकिंग वाटर हम लोग पीते हैं, जो पीने का पानी होता है, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास ये पानी की बोतल है पीने के लिए, तो इसका पीएच जो होगा बच्चों, ये जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पीने का पानी होता है, इसका पीएच जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल बोलते हैं इसको। 7 से कम अगर पीएच है तो एसिड है, 7 से ज्यादा अगर पीएच है तो बेस है, और 7 है तो न्यूट्रल है। यही चीज यहां पे समझाने की कोशिश की गई है। अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, अगर लेस देन 7 है, 7 से कम है, तो वो एसिडिक होगा, अगर मोर देन 7 है, 7 से ज्यादा है, तो वो बेसिक नेचर होगा। जो मैंने यहाँ पे छोटे से डायग्राम आपको समझा दिया। चीजों को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि पेपर में आजकल एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को तभी कर पाओगे जब चीजों को समझोगे। रटना नहीं, आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ के चलना है। अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल होगा, 7 से कम है तो एसिड है, 7 से ज्यादा है तो बेस है। ठीक है, तो ये पीएच स्केल के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। नाउ, क्या पीएच स्केल का वाकई में हमारी डेली लाइफ में कोई यूज है? तो ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर। तो आपके बुक में कम से कम 5 यूजेस दिया हुआ है, यूजेस, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस। या तो आपको यूजेस पूछेंगे, या इंपॉर्टेंस पूछेंगे, या सिग्निफिकेंस पूछेंगे। किसका?
पीएच स्केल का इन एवरीडे लाइफ? क्या हमारी डेली लाइफ में, हमारे जो डेली लाइफ है, क्या उसके अंदर पीएच स्केल का कोई यूज है? तो यस, हम पीएच स्केल का बहुत ज्यादा अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप कहोगे सर हमने तो कभी यूज नहीं करा, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हम पीएच स्केल का यूज कहां करते हैं। सॉरी बच्चों। पहला, आवर बॉडी वर्क, हमारा जो बॉडी होता है वर्क करता है बिटवीन पीएच 7.0 टू 7.8। हमारे बॉडी का जो पीएच होता है वो 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। इट मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो सभी पार्ट्स हैं, अगर उनका पीएच निकाला जाए तो वो सबके सब बेस होगा या न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल हो सकता है क्योंकि बॉडी में वाटर है तो उसका पीएच 7 होगा, बट मोस्टली चीजें बेस नेचर के हैं। तो इसके हिसाब से जो मेडिसिन बनती है ना, दवाइयां बनती है, वो इन बातों को ध्यान में रख के बनाती है कि बॉडी का पीएच कितना है। साबुन वगैरह बनता है तो पीएच के हिसाब से बनता है। तो आपके बॉडी का जो पीएच है वो 7.0 से 7.8 के बीच में वर्क करता है। अब सेकंड पॉइंट देखो कि पीएच स्केल का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। तो यहां हम एसिड रेन के बारे में जानेंगे। पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6। अगर रेन वाटर का पीएच स्केल 5.6 से कम है, जी हां, अगर बारिश होती है और अगर उसका पीएच स्केल 5.6 से कम है तो उस बारिश को हम बच्चों एसिड रेन बोलते हैं। अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम है तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं। तो आसान होगा ना कि हमें पता लग जाएगी एसिड रेन है या नहीं है। भाई सिंपल, जब रेन हुआ तो आप उसका वाटर ले लो और उसका पीएच नाप लो। अगर उसका पीएच 5.6 से कम आ रहा है तो आप डायरेक्टली अनाउंस कर सकते हो कि यस इट इज एसिड रेन, ये एसिड रेन है क्योंकि इसका पीएच 5.6 से कम है। तो अगर बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम आता है तो हम उसे एसिड रेन बोलेंगे। थर्ड यूज मैं आपको बता रहा हूं पीएच स्केल का। और स्टमक, हमारा जो स्टमक है वो प्रोड्यूस करता है HCl। अब आप कहोगे इसका पीएच से क्या रिलेशन है? तो हमारे जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है और कभी कभार HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी के केस में हमें कोई ना कोई बेस लेना पड़ता है। जैसे आप इनो वगैरह खाते होंगे तो इनो क्यों लेते हैं? इनो एक बेस है, माइल्ड बेस बोलते हैं उसको, जो हम आगे बताऊंगा आपको। ये सारे टॉपिक वापस आएंगे चैप्टर के लास्ट में, ये सारे टॉपिक चैप्टर के लास्ट में वापस आएंगे। तो हमारा स्टमक जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है। तो यहां भी पीएच का बहुत बड़ा रोल है। जो बेस हम लोग खाते हैं वो पीएच के अकॉर्डिंग बनता है ताकि वो पेट के अंदर न्यूट्रल हो जाए। तो हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है। ये तीसरा डेली लाइफ यूज है हमारे पीएच स्केल का। थर्ड, टूथ डिके, दांत का टूटना या दांत का क्षय होना। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.6। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए, अगर हमारे माउथ का पीएच बच्चों 5.5 से कम हो जाए तो हमारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस हमारा जो टीथ है वो ब्रेक डाउन होना है, टूटना शुरू हो जाएगा। तो टूथ डिके स्टार्ट होता है जब पीएच, माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो जाए। इसके अलावा पीएच का इस्तेमाल प्लांट्स और एनिमल भी करते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल, बहुत सारे एनिमल जो होते हैं वो सेल्फ डिफेंस करते हैं एसिड का इस्तेमाल करके, तो वहां भी हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच स्किन आवर एवरीडे लाइफ, कि पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या यूज है, तो आप ये सारे पॉइंट बता सकते हो कि हमारे बॉडी का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। एसिड रेन, अगर पीएच 5.6 से कम हो, हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है। टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए। और सेल्फ डिफेंस करते हैं कई सारे प्लांट और एनिमल, वहां भी पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इस पेज को। इस पेज पे हमने ये पढ़ा कि पीएच स्केल जिसकी डिस्कवरी की थी सोरेनसन ने, पीएच की फुल फॉर्म प्रोटेंज पावर ऑफ हाइड्रोजन बताया मैं आपको। पीएच स्केल का मतलब होता है फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, H+ आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करना इन अ सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन के अंदर। अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल होगा, अगर पीएच लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा, अगर पीएच मोर देन 7 होगा तो वो बेसिक होगा। पीएच का मैंने आपको डेली लाइफ यूज बताया। हमारे बॉडी का पीएच 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। एसिड रेन बोलता है अगर पीएच 5.6 से लेस देन है। हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है। टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए। और बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट सेल्फ डिफेंस करते हैं एसिड का इस्तेमाल करके, वहां भी पीएच स्केल का यूज किया जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 24 आता है सम नेचुरल एसिड, कुछ ऐसे एसिड जिनका हम यूज करते हैं, जिनको हम डेली लाइफ में खाते भी हैं, तो इनको बोलते हैं नेचुरल एसिड। ये बहुत वीक एसिड होते हैं, इनको आप डेली लाइफ में यूज करते हो। जैसे कि ऑरेंज, आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है कि ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, तो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है।
टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, कर्ड यानी दही, दही में लैक्टिक एसिड होता है, लेमन, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, और विनेगर, सिरका बोलते हैं उसको, इसके अंदर एसिडिक एसिड होता है। तो बच्चों ये कुछ नेचुरल एसिड है, इनको वीक एसिड भी बोलते हैं, इनको आप वीक एसिड भी बोल सकते हो, क्योंकि हम इसे डेली लाइफ में यूज करते हैं, इनको खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जैसे कि मैं आपसे प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मींस वीडियो कंप्लीट होने के बाद कोई टॉपिक बचेगा ही नहीं, कोई डाउट आपका बचेगा ही नहीं चैप्टर के अंदर, सब कुछ हम लोग कवर करा देते हैं। इसलिए हमारे बच्चों के नंबर इतने अच्छे आते हैं, क्योंकि कोई टॉपिक छोड़ते नहीं है, सब कुछ कवर करके जाओ। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड अगेन, और विनीगर में एसिडिक एसिड। तो ये 5 कम से कम आप नेचुरल एसिड के नाम याद कर लेना। नाउ पॉइंट नंबर 25 आते हैं सॉल्ट, कि सॉल्ट होता क्या है। तो आपको याद होगा मैंने आपको कराया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको क्या समझाया था कि जब एसिड जो होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो यही सॉल्ट की डेफिनेशन भी है। सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। सॉल्ट जो है एक आयनिक कंपाउंड है। अब ये आयनिक कंपाउंड क्या होता है ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। जी हाँ, आयनिक कंपाउंड क्या है हमारे चैप्टर 3 में है, तो हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे कि आयनिक कंपाउंड एक्चुअल में होता क्या है। तो यहां पर तो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज अ सॉल्ट, तो आप बताओगे इट इज एन आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड होता है फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण बनता है। और आपको याद होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या बताया था कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ सॉल्ट, तो आप बताओगे इट इज अ आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये बनता है। एसिड और बेस, सॉल्ट एंड वाटर, वहां भी मैंने एग्जांपल लिया था। एसिड मैंने लिया था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस मैंने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आपको याद होगा। एसिड मैंने लिया HCl, बेस मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इससे बना था NaCl और H2O। तो NaCl क्या है, सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो NaCl है सोडियम क्लोराइड, Na मीन्स सोडियम, Cl मीन्स क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, इट इज अ कॉमन सॉल्ट। ये वही सॉल्ट है जो हमारे किचन में यूज होता है, जो हम लोग डेली लाइफ में अपने सब्जियों में खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड हमने HCl लिया, बेस हमने NaOH लिया, इन दोनों के रिएक्शन से NaCl बना और H2O मीन्स वाटर बना, और NaCl जो है हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। जी हाँ, हमारे जो साइंस के अंदर बच्चों 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। जी हाँ, 3 टाइप के सॉल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं बच्चों, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। अब मैं वन वन करके आपको बताऊंगा कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं बताता हूं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिनका pH लेस देन 7 होगा। अब आप खुद ही ध्यान दीजिए, एसिडिक है। अब एसिडिक कौन था, जिसका pH लेस देन 7 हो। तो ऐसा सॉल्ट जिसका pH लेस देन 7 हो, pH लेस देन 7, जिसका pH लेस देन 7 होगा, दैट इज द एसिडिक सॉल्ट। अब आपसे पूछा जाएगा कि एसिडिक सॉल्ट बनता कैसे है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए और वीक बेस ले लीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दोनों को मिलाकर बनता है एसिडिक सॉल्ट। नेक्स्ट आता है बेसिक सॉल्ट, कि बेसिक सॉल्ट क्या होता है। तो बेसिक सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिनका pH मोर देन 7 होता है। अब बेसिक सॉल्ट बनेगा कैसे, तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए और वीक एसिड ले लीजिए, इन दोनों को मिलाकर आप बेसिक सॉल्ट बना सकते हो। तो इस पेज पे सारे टॉपिक थे। जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं हमने क्या पढ़ा। मैंने कुछ नेचुरल एसिड के नाम आपको बताया। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, विनेगर में एसिडिक एसिड। सॉल्ट क्या होता है, तो ये आयनिक कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण बनता है। एसिड बेस, सॉल्ट एंड वाटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एसिड HCl, बेस NaOH, सॉल्ट NaCl और वाटर H2O। NaCl कॉमन सॉल्ट जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट 3 टाइप कैटेगरी की होती है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट जिसका pH लेस देन 7 हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दोनों मिलाकर बनेगा। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, जिसका pH मोर देन 7 होगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाकर बनता है। नाउ अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, की न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज न्यूट्रल सॉल्ट, तो न्यूट्रल सॉल्ट वो सॉल्ट होगा जिसका pH एग्जैक्ट 7 होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था NaCl का, तो NaCl का जो pH होता है वो 7 होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है ना। वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट ऐसा सॉल्ट होगा जिसका pH
एग्जैक्ट 7 होगा। और ये बनेगा कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाकर, या फिर वीक एसिड और वीक बेस मिलाकर भी बन सकता है। बट मोस्टली सॉल्ट बनाने के लिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाकर न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, जिसका pH 7 होता है। और जिसका बेस्ट एग्जांपल है NaCl, जो NaCl हम लोग कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड ये कॉमन सॉल्ट है जिसका pH 7 होता है। ठीक है। नाउ केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सॉल्ट से ना बहुत सारे केमिकल बनाए जाते हैं, जिसका बहुत ज्यादा यूज है। तो यहां पर सिलेबस में सब कुछ तो नहीं है, बट 5 केमिकल आपको याद रखने हैं। सॉल्ट से 5 केमिकल बनाए जाते हैं, जो आपके चैप्टर के एंड में दिया हुआ भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहला केमिकल का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो पांचों सॉल्ट आप पढ़ने वाले हो, ये पांचों सॉल्ट जो हैं, ये पांचों जो आप केमिकल पढ़ने वाले हो, ये सॉल्ट से तैयार होते हैं। ये जो पांचों नाम आपको बताऊंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सबको बनाने के लिए सॉल्ट का इस्तेमाल होता है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा पेपर में आता है इनके फॉर्मूले। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। सेकेंड होता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2। अभी मैं इसका वैज्ञानिक नाम भी बताऊंगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे लिखा हुआ, आप टेंशन मतलब 1 बाय 1 करके डिस्कस भी करेंगे ये सारे टॉपिक। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, देखो मैंने यहां डिस्कस कर रखा है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। मेरा वीडियो देख रहे हो आप, सब कुछ क्लियर करके दूंगा आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं होने दूंगा। A to Z, इसके बाद आपको कुछ देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। आप कोई भी पेपर डाल लीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, गारंटी मेरी है। बस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना, हर टॉपिक को करके जाना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं वैसे नाम, जो मैं आगे बताऊंगा। बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। और साइंटिफिक नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, बस आप फॉर्मूला लिख लो आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। साइंटिफिक नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो मैं आपको लिखवाऊंगा आगे, बस अभी फॉर्मूला लिख लो। लास्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब आप कहोगे सर जी ये नाम आप जो बोल रहे हो ये लिखवा दो, तो बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं ये सभी नाम अभी आएंगे, आप टेंशन मत लो। अभी आप फॉर्मूला लिख लो, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और आदि को बोलते हैं हेमी, और वाटर को बोलते हैं हाइड्रेट। ठीक है। तो ये 5 केमिकल जो है सॉल्ट से बनते हैं। नाम बता देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 half H2O। दीज आर द केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। ये पांचों के फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है। नाउ 1 बाय 1 करके अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला NaOH, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए Na सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता कैसे है और ये बनता कैसे है? When इलेक्ट्रिसिटी पास, जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन, एक एक्वा सोल्यूशन में ऑफ NaCl, जिसमें NaCl होता है, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH, तो इससे NaOH की फॉर्मेशन होती है। सिंपल वर्ड में अगर आपको ये लाइन याद ना हो तो कोई परेशानी नहीं है, आप रिएक्शन याद कर लो। मैं रिएक्शन समझा देता हूं। हमने लिया NaCl यानी कि नमक, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड नमक, याद होगा आपको सॉल्ट, उसको मिलाया वाटर में। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। देखो आप ऊपर लिखा होगा एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, देखो यहां लिखा हुआ था ना एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो हमने सॉल्ट को वाटर में मिलाया, इसे बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ वाटर, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉरी एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट को वाटर में मिलाया तो इसे बोलते हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया। देखो यहां लिखा था वैन इलेक्ट्रिसिटी पास, जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl में, तो ये 3 चीज बनाता है। एक बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड,
एक क्लोरीन एंड थर्ड हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों जब सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ मिलाया जाता है विच इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं तो ये तीन हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाता है। फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड इज क्लोरीन गैस एंड थर्ड इज हाइड्रोजन गैस। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोर एल्कैली प्रोसेस। ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम रखा गया है, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कैली प्रोसेस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोर एल्कैली प्रोसेस। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस NaOH की फॉर्मेशन होती कैसे है, तो हम बताएंगे व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में तो इससे NaOH की फॉर्मेशन होती है। NaCl को वाटर में मिलाया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन बना, और इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कैली प्रोसेस। नाउ यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आखिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहां करते हैं? ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप पढ़ रहे हो NaOH, इसका हम डेली लाइफ में यूज कहां कर रहे हैं? तो इट इज यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फर्स्ट बताओगे इट इज यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, जल्दी से आपको रिवाइज करता हूं, पेज खत्म हो चुका है। मैंने आपको बताया न्यूट्रल सॉल्ट जिसका pH 7 होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर बनाता है, इसका एग्जाम्पल है NaCl। सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल बनते हैं? तो सॉल्ट से 5 केमिकल आपके सिलेबस में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पांचों के मैंने आपको यहां पर फॉर्मूले बताए थे। नाउ वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये बनता कैसे है? तो इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में, इससे डिकम्पोज होता है NaOH। सोडियम क्लोराइड को आप वाटर में मिलाइए, इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए, इससे 3 चीज की फॉर्मेशन होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोर एल्कैली प्रोसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज क्या करते हैं? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सोप एंड डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट यूज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगला पेज आ गया, मैं हर पेज आपको रिवाइज भी करा देता हूं साथों साथ। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्या याद हो जाते हैं। इट इज यूज इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। जो पेपर जो आप देख रहे हो जिसपे मैं लिख रहा हूं, ये पेपर को मैन्युफैक्चर करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज इन PVC मैन्युफैक्चरिंग। PVC आपको याद होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि जो तार होती है ना, वायर वगैरह होती है, उस पर कोटिंग की जाती है PVC की। बेफिलहाल आपको फुल फॉर्म नहीं लिखना, बस आप नाम याद कर लेना कि इसका इस्तेमाल किया जाता है PVC मैन्युफैक्चरिंग में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल PVC मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। थर्ड, टू रिमूव क्वेरिंग फ्रॉम मेटल। जो मेटल के ऊपर ग्रीस वगैरह लग जाता है ना, ये ग्रीजिंग है बच्चों, ये ग्रीजिंग है, जी कर लेना उसको, ये ग्रीजिंग है। ग्रीजिंग फ्रॉम मेटल, मेटल पे से ग्रीस को हटाने के लिए, मेटल पे से ग्रीस को रिमूव करने के लिए भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 यूजेस मैंने आपको बता दिए। पहला तो यूज ये था, देखिए कि सोप एंड डिटर्जेंट को में यूज होता है। दूसरा मैंने आपको बताया पेपर मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, PVC मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, और ग्रीजिंग फ्रॉम मेटल, मेटल पे से ग्रीस को रिमूव करने के लिए भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा। ये देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बोलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए मन मन, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, Ca4 कैल्शियम, O4 ऑक्सी, Cl2 क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसको कॉमनली ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। हम लोग आम बोलचाल में इसको ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे हैं, बट साइंटिफिक नेम डिफरेंट होता है। तो साइंटिफिक नेम इसका होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसका फॉर्म होता है CaOCl2। पहला क्वेश्चन होता है ये बनता कैसे है, तो रिएक्शन समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लेके आओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको याद होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेक लाइम बोलते हैं। तो स्लेक लाइम को क्लोरीन के साथ मिक्स कीजिए, स्लेक लाइम में क्लोरीन गैस पास कीजिए। ये स्लेक लाइम है, याद होगा चैप्टर 1 में आपको बताया था, चैप्टर 1 का वीडियो आपने देखा होगा मेरा, स्लेक लाइम बताया था। स्लेक लाइम में क्लोरीन गैस पास कीजिए तो इससे आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मींस ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। तो वाटर तो हम इवेपोरेट कर लेंगे, सुखा देंगे।
वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, हीट करेंगे, सूख जाएगा, तो आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ही बचेगा। तो कैसे बना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड? जब स्लेक लाइम में क्लोरीन गैस को पास किया। यहीं पे लिखा हुआ देखिए, इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एक्शन करा ऑन ड्राई स्लेक लाइम। किस पर? स्लेक लाइम पर। तो जब स्लेक लाइम में आप क्लोरीन गैस पास करोगे, जब स्लेक लाइम में आप क्लोरीन गैस पास करोगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती कैसे, तो ये रिएक्शन आपको लिख के आना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कि हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते कहां है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 का यूजेस क्या है, हमारे डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है। तो फर्स्ट, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिलन। आपको पता होगा कि कॉटन एंड लिलन स्पेशल टाइप के क्लॉथ्स होते हैं। तो कॉटन एंड लिलन के ब्लीचिंग में, जो कॉटन के कपड़े होते हैं और लिलन के कपड़े होते हैं ना, उनको ब्लीचिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर का इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिलन के कपड़ों को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। सेकेंड, ब्लीचिंग वुड पल्प। वुड पल्प को ब्लीच करते हैं इन पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प को ब्लीच किया जाता है। ऑक्साइडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल फैक्ट्रियों में इसका एक ऑक्साइडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अभी ऑक्साइडाइजिंग एजेंट क्या होता है, इसके लिए चैप्टर 1 आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन वाली कहानी बताई थी, जो अपना ऑक्सीजन गिव अप कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं। तो ये ऑक्साइडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए, जम्स को मारने के लिए। मुझे याद है एक बार एग्जाम में ये पूछ लिया था उन्होंने 5 मार्क्स का, कि एक एलिमेंट है एक्स जिसका यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए। फिर उसका पहला पार्ट पूछा था कि उसका नेम बताइए, तो नेम आएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर उस सेकंड पार्ट में पूछा गया था इसके 2 यूजेस बताइए, तो ये 2 यूजेस आप कोई भी लिख सकते हो। थर्ड इसका बताया था कि ये बनता कैसे है, इसका रिएक्शन बताइए, तो रिएक्शन ये रहा। तो जरूरी नहीं है जिस प्रकार से आप सोच रहे एग्जाम वैसा ही आए कि डायरेक्ट आपसे पूछ रहे यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बताओ, ऐसा नहीं होता। घुमा फिरा के भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मैंने ब्लीचिंग पाउडर का आपको कौन कौन से यूजेस बताए। फर्स्ट, मैंने आपको बताया कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है वहां पर कॉटन और लिनन के जो कपड़े होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर का। सेकेंड, ब्लीचिंग वुड पल्प के लिए इस्तेमाल होता है पेपर फैक्ट्रीज में। उसके अलावा कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो ऑक्साइडिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करती है। और ड्रिंकिंग वाटर को जम फ्री करने के लिए, जम्स को मारने के लिए, डिसइंफेक्टिंग करने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। जल्दी से इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। यहां पे मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसका यूजेस मैंने आपको बताया था। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में होता है, मेटल पे से ग्रीस हटाने के लिए होता है। फिर मैं ब्लीचिंग पाउडर पे आ गया था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पे आ गया था। मैंने बताया था कि आप स्लेक लाइम ले आइए, क्लोरीन गैस पास कीजिए। जब स्लेक लाइम में क्लोरीन गैस पास करोगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। यही यहां पर लिखा था मैंने। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्या है, तो कॉटन और लिनन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करने के लिए, उसके अलावा पेपर फैक्ट्रीज में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्साइडिंग एजेंट के रूप में, और ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पेज आता है और हमारा अगला पेज है बच्चों बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का पहले साइंटिफिक नेम जान लेते हैं। बेकिंग सोडा, जिसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था NaSCO3, अभी पीछे टॉपिक आया था ना। अब इसकी फुल फॉर्म मैंने कहा, प्रॉमिस किया था मैं लिख के दूंगा, आ गया। बोलिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, Na सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 कार्बन। तो सिंपल है, जिसको फॉर्मूला याद है उसको नाम अपने आप याद हो जाएगा। Na क्या होता है, Na क्या होता है, सोडियम होता है। H क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा का ये साइंटिफिक नेम है। कॉमनली हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये बनता कैसे है, इसको बनाओगे कैसे। तो बनाने के लिए कम से कम 4 चीजें चाहिए। एक चाहिए सॉल्ट NaCl, उसको मिक्स करेंगे वाटर में। फिर चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और फिर चाहिए अमोनिया। तो ये 4 चीजें चाहिए आपको बेकिंग सोडा को बनाने के लिए। क्या क्या, सॉल्ट, NaCl, वाटर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये 4 चीजें आपको चाहिए बेकिंग सोडा को बनाने के लिए। जब इन चारों को एक फिक्स अमाउंट में मिलाया जाएगा तो इससे 2 चीज बनेगा। एक बनेगा अमोनियम क्लोराइड, बोलिए
अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। हालांकि हम अमोनियम क्लोराइड बाद में पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में, अभी हम ये पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमें मिल गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मींस बेकिंग सोडा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई बेकिंग सोडा बनाओगे कैसे, फॉर्मेशन कैसे होती है, रिएक्शन क्या है इसका, तो आप क्या बताओगे कि NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इन चारों चीजों को मिला दो, इससे बनेगा अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड तो अभी हम पढ़ेंगे नहीं, ये टॉपिक नहीं हमारा टॉपिक तो ये है, इससे बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मींस बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन के लिए ये वाला रिएक्शन कराया जाता है। नाउ यूजेस क्या है बेकिंग सोडा का, कहां इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब आपको बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ टर्ट्रिक एसिड मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप याद कर लो, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, भी बेकिंग सोडा का यूज क्या है, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। अब आपको बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टर्ट्रिक एसिड दोनों मिक्स होता है। अभी क्यों मिक्स करते हैं टर्ट्रिक एसिड या बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर क्यों बनाते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर में दो चीजों का मिक्सचर होता है, बेकिंग सोडा और टर्ट्रिक एसिड। उसके अलावा बेकिंग सोडा एक इंग्रेडिएंट होता है एंटा एसिड का। अब ये एंटा एसिड क्या होता है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एसिडिटी। जब हम लोग ज्यादा ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, उस समय हम इनो वगैरह लेते हैं, तो उसी को एंटा एसिड कहते हैं। एंटा एसिड जो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दे, जो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दे, विच इज कॉल्ड एंटा एसिड। तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है एंटा एसिड बनाने के लिए। इसके अलावा बेकिंग सोडा का एक और यूज है, यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। जो फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं, अग्निशामक यंत्र, यानी आग को बुझाने के लिए, तो इट इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्यूशर में भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, बेकिंग सोडा का यूज पता लग गया। नाउ फॉर्मेशन ऑफ केक। अब केक कैसे बनता है, केक की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो समझिए केक की फॉर्मेशन कैसे होती है। इसके लिए हमें चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा याद होगा आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा को ना हम लोग हीट करेंगे। बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। दोबारा समझ लीजिए, अगर पेपर पूछता है केक की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो केक को बनाने के लिए रिएक्शन किया जाता है। हम लोग मैदे के अंदर इसको मिलाते हैं, बेकिंग सोडा को मिलाते हैं। हम लोग मैदा में क्या मिलाएंगे, बेकिंग सोडा। उसको ओवन में डाल देंगे, ओवन में क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। तो जब आप मैदे को हीट करोगे ना ओवन में, तो वो ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा गर्मी की वजह से, पानी सूख जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मैदे को फुला देता है। जो स्पॉन्जी होता है ना, जैसे आप देखते हो केक वगैरह बहुत स्पॉन्जी होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड मैदे को फुला देता है। अब बचा कौन, तो ये बचा सोडियम कार्बोनेट। लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो बेसिक सॉल्ट होता है, यानी इसका टेस्ट होता है कड़वा होता है, तो केक तो कड़वा हो जाएगा। तो केक की कड़वाहट को दूर करने के लिए हम लोग टर्ट्रिक एसिड मिला देते हैं केक में। केक में टर्ट्रिक एसिड मिला देते हैं, क्योंकि देखिए आप समझिए चीजों को, हमारे पास मैदा है, ठीक है। मैं एक बार पेन ढूंढ लूं, एक बार पेन, अगर एक सेकंड वेट कीजिए, मैं पेन निकाल देता हूं। चलिए सॉरी बच्चों, आपको वेट कराया मैंने। देखिए मैं पेंसिल ले लेता हूं, आपको समझाने, पेन तो नहीं मिला, पेंसिल समझा देता हूं। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास ना मैदा है, ठीक है। इस मैदे में मैंने मिला दिया बेकिंग सोडा, इसमें मिला दिया मैंने बेकिंग सोडा। मैदे के अंदर ये मैदा है और मैदे में बेकिंग सोडा मिला दिया। अब जैसे आप मैदे के अंदर बेकिंग सोडा को मिलाओगे और उसको ओवन में डालोगे हीट करने के लिए, तो वो हीट करने के बाद बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर तो इवेपोरेट हो गया गर्मी की वजह से, क्योंकि ओवन में डाला था। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इस मैदे को काफी फुला देगा, स्पॉन्जी बना देगा। इसका काम भी खत्म, इसने स्पॉन्जी बना दिया। लेकिन मैदे के अंदर ये तो रह गया सोडियम कार्बोनेट। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, बेसिक नेचर का होता है, यानी कड़वा होता है। बेसिक आपको याद होगा, बिटर याद होगा आपको, कड़वा। तो ये सोडियम कार्बोनेट जो बेसिक सॉल्ट है, यानी केक तो कड़वा हो जाएगा।
तो इसकी करवाहट को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्ट्रिक एसिड मिला देते हैं, क्योंकि ये बेस था और आपने क्या मिला दिया, एसिड। तो बेस और एसिड दोनों का इफेक्ट जो है न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसलिए आजकल जो दुकानदार हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करते। अब वो लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि बेकिंग पाउडर में ऑलरेडी दोनों चीज मिक्स होकर आती है, बेकिंग सोडा और टर्ट्रिक एसिड ऑलरेडी मिक्स होकर आती है आजकल। तो अगर बेकिंग सोडा और टर्ट्रिक एसिड पहले से ही मिक्स है, यानी बेकिंग पाउडर आप यूज कर रहे हो, तो आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां तो मिलाना पड़ेगा क्योंकि आपने बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर यूज करोगे ना, तो बेकिंग पाउडर में क्या क्या है, बेकिंग सोडा भी है और टर्ट्रिक एसिड पहले से मिला हुआ है। तो जब दोनों पहले से मिला हुआ है तो इफेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आजकल दुकानदार इसका इस्तेमाल नहीं करते, अभी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको टर्ट्रिक एसिड मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई फिलहाल हमारी बुक में ये दिया हुआ है तो हम यही मान के चलते हैं। नाउ अब जो मैंने आपको समझाया वही यहां पर लिखा हुआ है, देखिए क्या कहते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यू टू दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है कॉजेस ब्रेड एंड केक टू राइज, इसकी वजह से केक और ब्रेड फूल जाता है एंड मेक देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, जिससे बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नाउ अगला टॉपिक है वॉशिंग सोडा। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लें तो अच्छा, ये पेज खत्म हो रहा है, पेज नेक्स्ट पेज आ जाएगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बनाने के लिए चार चीजें चाहिए, चार रिएक्टेंट चाहिए, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। इससे बनेगा अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। यूजेस क्या है बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर में ऑलरेडी बेकिंग सोडा और टर्ट्रिक एसिड मिक्स होता है। ये एंटी एसिड का एक इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ केक, केक बनाने में क्या कौन सा रिएक्शन होता है, तो हम बेकिंग सोडा लेते हैं, उसको हीट करते हैं, इससे सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वाटर इवेपोरेट हो जाता है हीट की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड मैदे को स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बना देता है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है बेसिक नेचर का होता है, तो हमें केक में कोई ना कोई टर्ट्रिक एसिड मिलाना पड़ेगा, कोई भी न्यूट्रल एसिड या सिंपल एसिड जिसको हम वीक एसिड भी बोलते हैं मिलाना पड़ेगा, ताकि इसके बेसिक नेचर को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या बताया था, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। रिपीट कीजिए मेरे साथ, बोलिए लगातार, बोलिए सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। एन मींस क्या होता है, सोडियम, CO3 कार्बोनेट, 10 को साइंस में डेका बोलते हैं और H2O वाटर होता है। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये इसका साइंटिफिक नेम है। कॉमनली हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल बोलचाल में हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, बट साइंस में सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला ये रहा आपके पास। नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये पहला ऐसा सॉल्ट है जिसके लिए आपको ना 3 बार रिएक्शन कराना पड़ेगा। कौन कौन सा, तो पहले आप नमक लोगे, उससे आप वाटर मिक्स करोगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, याद कीजिए अभी पढ़ चुके हो आप बेकिंग सोडा में, इससे आपका अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनेगा। तो पहले आपको बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा। ये आपका बेकिंग सोडा आ गया, ये आपका बेकिंग सोडा आ गया। अब इस बेकिंग सोडा को आप हीट करोगे, जो केक वाला रिएक्शन बताया था, बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आपके पास सोडियम कार्बोनेट आ गया। फिर इस सोडियम कार्बोनेट में, ये जो सोडियम कार्बोनेट में, इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये पहला ऐसा केमिकल है जिसको बनाने के लिए हमें 3 बार रिएक्शन कराना पड़ेगा। दुनिया में हर टीचर आपको बताएंगे वॉशिंग सोडा डायरेक्टली बन ही नहीं सकता। वॉशिंग सोडा बनाने से पहले आपको बनाना पड़ेगा बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनाने से पहले आपको बनाना पड़ेगा बेकिंग सोडा। तो देखिए पहले मैंने बेकिंग सोडा बनाया, ये रिएक्शन अभी भी मैंने आपको बताया। पहले मैंने बेकिंग सोडा बनाया, बेकिंग सोडा को हीट करा तो सोडियम कार्बोनेट बना, जो केक वाला रिएक्शन था। ये तो हो गया बेकिंग वाला, जो बेकिंग सोडा था। ये रिएक्शन कौन सा है, केक वाला रिएक्शन। उसके बाद ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है, इसमें जब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को मिला देते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मींस वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा बनाने के लिए कितने रिएक्शन करोगे, 3 रिएक्शन। पहले बेकिंग सोडा बनाओगे,
फिर आप केक वाला रिएक्शन करोगे, मतलब मैदे में नहीं मिलाएंगे बट केक वाला रिएक्शन करा जाता है ये, ताकि सोडियम कार्बोनेट बन सके। फिर सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलाकर हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मींस वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये 3 रिएक्शन आपको याद रखने हैं वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन के लिए। नाउ यूज क्या है सर, क्यों हम पढ़ रहे हैं ये वॉशिंग सोडा? देखिए कहां कहां इस्तेमाल होता है, इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री। बताओ कितनी जगह इस्तेमाल, तो पहले पॉइंट में हो गया, ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक केमिकल आता है बोरैक्स, पाउडर होता है ये, बहुत सारी केमिकल बनती है इनसे। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स, बोरैक्स के मैन्युफैक्चरिंग में ये पाउडर होता है, व्हाइट कलर का आता है, बहुत सारे केमिकल बनाने के लिए बोरैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स, बोरैक्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, जो घर में क्लीनिंग नहीं करते, आप कपड़ों को धोते हो और बहुत सारी चीजें आप साफ सफाई के लिए यूज करते हो ना, सर्फ वगैरह का, डिटर्जेंट वगैरह का, तो क्लीनिंग एजेंट है फॉर डोमेस्टिक पर्पज, घर में भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, देखिए एक होता है हार्ड वाटर, हार्ड वाटर जो हम पीते नहीं है, खारा पानी, उस हार्ड वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का ही इस्तेमाल किया जाता है। मुझे याद है अभी 3 साल पहले, 4 साल पहले क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का कि एक एलिमेंट एक्स है। देखिए ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं, एक एलिमेंट एक्स है जिसका यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, नाम नहीं दिया पेपर में, बस बोल दिया एक्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए वाटर का। फिर उन्होंने क्वेश्चन बोला पहला पार्ट कि उसका नाम बताइए, 1 नंबर का, तो नाम क्या है, वॉशिंग सोडा। सेकेंड पॉइंट बताया था उनका कि उसका फॉर्मेशन कैसे होती है, फॉर्मेशन मतलब उसका केमिकल रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। ये तीनों, ये 2 मार्क्स का आ गया। फिर तीसरा पॉइंट था कि उसके कोई और 2 यूजेस बताइए, तो कोई भी 2 यूज बता दो, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, बोरेक्स में, डोमेस्टिक पर्पस में, ठीक है। तो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो ये सब यूजेस है बच्चों वॉशिंग सोडा का। कहां कहां इस्तेमाल होता है, सोप में, ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में, बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, और पानी की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीओपी। आपने वर्ड सुना भी होगा, घर में बहुत इस्तेमाल होता है आजकल, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन साइंटिफिक नेम तो अलग होगा, तो साइंटिफिक नेम मेरे साथ बोलिए, बोलिए बोलिए, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। सी मीन्स कैल्शियम, SO4 सल्फेट, हाफ मतलब हेमी, H2O हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला है। अभी बनता कैसे है, तो इसके लिए आपको रिएक्शन याद करना है। सबसे पहले पर आपको लाना पड़ेगा जिप्सम, ये जिप्सम का फॉर्मूला है बच्चों। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम सीमेंट में मिलाया जाता है ताकि सीमेंट को एकदम से जमने से रोका जा सके। तो सबसे पहले आपको चाहिए जिप्सम। जिप्सम को, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट किया जाता है। 373 केल्विन का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पे आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाता है, सूख जाता है। दोबारा बताता हूं, जिप्सम को व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन, जब जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करोगे तो आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। यही चीज मैंने यहां लिखा है। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को जब हीट करते हैं एट 373 केल्विन, 373 केल्विन पर, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है, ये वाला, एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इससे पीओपी बनता है। कितना सिंपल है, जो रिएक्शन याद कर लेगा उसको तो अपने आप याद हो जाएगा। व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन, इट फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। सर यूजेस क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कहां कहां यूज करते हैं, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन। अब किसी की हड्डी टूट जाती है तो बोलते हैं ना कि प्लास्टर करवा लो उस पर, तो प्लास्टर क्या है, पीओपी का तो इस्तेमाल होता है उसमें। फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, टूटी हुई हड्डी को सपोर्ट दिलाने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं पीओपी का। और क्या यूज करें, फॉर मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने के लिए, टॉयज मटेरियल बनाने के लिए, डेकोरेटिंग करने के लिए, मेक्स सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, घर में घिसाई वगैरह होती है आपने देखा होगा, पत्थर को घिसते हैं तो स्मूथ बनाने के लिए, तो इन सब में पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से पेज रिवाइज कराता हूं, जल्दी देखिए। मैंने आपको बताया था वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। वॉशिंग सोडा बनाने के लिए आपको पहले बेकिंग सोडा बनाना पड़ेगा,
बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलाओगे तो वॉशिंग सोडा बनेगा। वॉशिंग सोडा का यूज क्या है? ग्लास में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, बोरेक्स की इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक पर्पस के लिए और वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका पूरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला ये रहा। ये बनता कैसे है? तो जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। पीओपी का यूजेस क्या है? तो फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए, पहला पॉइंट ये बताया। दूसरा मैंने आपको बताया टॉयज बनाने के लिए, टॉयज मटेरियल बनाने के लिए, डेकोरेशन घर में सजाने के लिए, और टू मेक सरफेस स्मूथ, और सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? आपसे पूछा जाएगा कि भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो मैं आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझाने जा रहा हूं। अभी आपने पढ़ा था जिप्सम। जिप्सम में आपने क्या देखा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी पानी के 2 मॉलिक्यूल हैं। यहां प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखिए पानी के 1.5 मॉलिक्यूल है। तो ये सॉल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, सॉल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सॉल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, देखिए ये सॉल्ट है, इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। ये सॉल्ट है, इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो जो सॉल्ट में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, सॉल्ट में जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये फिक्स नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट में, सॉल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, सॉल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं उनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सॉल्ट है, इसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। ये सॉल्ट है, इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। ये सॉल्ट है, इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। ये सॉल्ट है, इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो जो सॉल्ट में नंबर ऑफ वाटर है, जो सॉल्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। आई होप आप प्रैक्टिकली समझ पाए होंगे कि सॉल्ट में जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। नाउ एक आध टॉपिक ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है तो मैं आपको समझा देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, बीच बीच में दिए हुए अलग से, तो ये आप पढ़ लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को 2 कैटेगरी में बेसिकली बांटा जाता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? जिसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, मोर H+ आयन कंसंट्रेशन, जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एग्जांपल हो गए। वीक एसिड क्या होता है? लेस H+ आयन कंसंट्रेशन, जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो एसिड 2 कैटेगरी के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? मोर H+ आयन कंसंट्रेशन, जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। एग्जांपल HCl और सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड कौन होता है? जिसमें लेस H+ आयन कंसंट्रेशन होता है, जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, जैसे कि CH3 COOH। दिस इज द वीक एसिड। और वीक एसिड में आप उन सब का नाम लिख सकते हो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड वगैरह, वो सब भी वीक एसिड थे। ऐसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। बेस को भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस बिल्कुल आप एसिड की तरह बता सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? तो मोर OH आयंस, जिसमें OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा हो। मोर OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, जिसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा हो, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जिसमें मोर OH आयन कंसंट्रेशन हो, जिसमें OH आयन की कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा हो, उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस क्या होता है? तो लेस OH नेगेटिव आयन, जिसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो। लेस OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो, उसको वीक बेस कहते हैं। ठीक है। नाउ एल्केली क्या होता है? तो वो बेस, दोज बेसिस, ऐसे बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए, घुल जाए, उनको एल्केली कहा जाता है। कौन होता है एल्केली? दोज बेसिस, ऐसा बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में सोल्यूबल हो, उन्हें हम एल्केली कहते हैं। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्केली है क्योंकि इनको अगर आप वाटर के साथ मिक्स करोगे ना, ये वो बेस है, ये बेस देखिए, ये दोनों बेस है, ये दोनों क्या है, बेस। और जब आप इसको वाटर में मिक्स करोगे तो ये वाटर में सोल्यूबल है, घुल जाएंगे। तो ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो, ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो, उनको बोलते हैं एल्केली। दोज बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ऐसा बेसेस जो वाटर में सोल्यूबल हो, उनको हम एल्केली कहते हैं। एग्जांपल NaOH और KOH। ठीक है, इन सभी टॉपिकों के बाद एक लास्ट टॉपिक मैं आपके लिए ला रहा हूं। ये दो टॉपिक आपको बिल्कुल अलग से करके जाना है डिटेल में, हालांकि इनका शॉर्ट वर्जन हम पढ़ चुके हैं, बट इनको डिटेल में ही पढ़ के जाना। एक तो 43 पॉइंट डाल लेना, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और पॉइंट नंबर 44, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। इसमें आपको क्या पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में विदाउट हार्मिंग द स्टमक, स्टमक को बिना नुकसान पहुंचाए। ये हेल्प करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है ना हमारा स्टमक, वो हेल्प करता है डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में, और उससे हमारे स्टमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन डूरिंग इनडाइजेशन, अगर इनडाइजेशन हो जाए, यानी अगर डाइजेस्ट ना हो सही प्रकार से, डूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, तो हमारा स्टमक जो है बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है। इनडाइजेशन के केस में जब फूड डाइजेस्ट नहीं होता तो हमारा स्टमक जो है बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, एंड दिस कॉज पेन एंड इरिटेशन, इससे बहुत ज्यादा पेन एंड इरिटेशन होता है। इसी को बच्चों हम लोग एसिडिटी कहते हैं। कई बार आपको भी हुआ होगा, पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अब हमें इसके लिए हमें एंटा एसिड यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, एंटा एसिड, जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था, अभी कुछ देर पहले बताया था कि एंटा एसिड यूज करना चाहिए, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को। अब वो एंटा एसिड कौन है, तो उसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये एक एंटा एसिड है, एक माइल्ड बेस है, वीक बेस है, इज ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पस, जिसका इस्तेमाल किया जाता है जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अलग से जरूर कर लेना कि हमारा स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में विदाउट हार्मिंग द स्टमक। लेकिन इनडाइजेशन के केस में हमारा स्टमक बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिससे पेन एंड इरिटेशन होती है, और इसके लिए हमें एंटासिड यूज करना चाहिए ताकि वो न्यूट्रल हो जाए एक्सेस एसिड के केस में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक तरह का एंटा एसिड है, जो एक माइल्ड बेस है, जिसका यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए। एक आप ये याद कर लेना, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। मैंने आपको याद होगा थोड़ी देर पहले बताया था, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो टूथ डिके आपका स्टार्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट है, प्रोड्यूस एसिड, वो एसिड प्रोड्यूस करता है बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, शुगर का डिग्रेडेशन कर कर, एंड फूड पार्टिकल, जो फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ, जो फूड पार्टिकल हमारे मुंह में रह जाते हैं आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद जो फूड पार्टिकल हमारे मुंह में रह जाते हैं, और जो शुगर हमारे मुंह में, चीनी जो है, जो हमने खाया था या फूड से जो हमें शुगर मिला, वो उनसे जो प्रोड्यूस होता है ना एसिड, वो एसिड आपके टूथ को डिके करेगा। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस, अब इस बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने का एक तरीका है टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, कि आप खाना खाने के बाद माउथ को क्लीन करो। यूजिंग टूथपेस्ट, आपको टूथपेस्ट यूज करना है विच आर जनरली बेसिक, और टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है फॉर क्लीनिंग द टीथ, कि आपके मुंह के अंदर क्या है, एसिड है, आपने जो फूड खाया था उससे बैक्टीरिया ने एसिड में कन्वर्ट कर दिया, जो आपने फूड खाया था ना, उस फूड पार्टिकल को बैक्टीरिया ने एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके माउथ के अंदर अब एसिड है खाना खाने के बाद, तो आपको बेस यूज करना पड़ेगा। तो टूथपेस्ट जो हम लोग करते हैं ना, वो बेसिक नेचर का होता है, टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, लिखा हुआ है यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, जो कि बेसिक होता है फॉर क्लीनिंग द टीथ, इससे हम टीथ को क्लीनिंग करेंगे, कैन न्यूट्रलाइज, इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा द एक्सेस एसिड, जो एसिड है, एंड प्रिवेंट टूथ डिके, और आपके दांत जो है वो बच जाएंगे। तो बच्चों ये लास्ट टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। हमारे बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर, जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं शुगर के डिग्रेडेशन के कारण, या फूड पार्टिकल जो माउथ में रह जाते हैं ईटिंग के बाद, उसके कारण जो बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस करता है,
और बेस्ट वे है इनको प्रिवेंट करने का कि आप रेगुलर टूथपेस्ट कीजिए, खाने के बाद कीजिए, क्योंकि टूथपेस्ट जो होता है बेसिक नेचर का होता है और ये दांत को क्लीन कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस एसिड को, और आपके दांत जो है वो बच जाएंगे। तो ये 2 टॉपिक आपको अलग से करना है। तो ये था कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट चैप्टर 2। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया उसके बाद आपको किसी भी एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ इन्हीं वीडियो के अंदर हमने कवर कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। ये हमेशा याद रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।